इश्की की नींद खुली और उसने खुद को राजवीर की बाहों में पाया तो उसे रात की सारी बातें याद आने लगी कि कैसे राजवीर एक गिफ्ट से जेलस हो गया और फिर उसे किस करना और एक दूसरे को प्यार करना याद आ गया। इश्की राजवीर को देखने लगी और फिर उसके लिप्स पर हल्का सा किस कर दिया। वो किस बहुत ही लाइट थी बट उसे नींद से जगाने के लिए काफी थी। वो आंखें खोलकर अपने सामने अपनी प्यारी सी वाइफ का चेहरा देखने लगा। इश्की अभी सोकर उठी थी इसलिए इस वक्त उसका चेहरा किसी खिले हुए गुलाब की तरह पिंक लग रहा था, या फिर ऐसा इसलिए भी हो सकता था क्योंकि इश्की को रात की बातें सोचकर शर्मा रही थी। राजवीर उसे ऐसे देखकर स्माइल करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग। फिर उसने टेबल पर पड़े अपने फोन में टाइम चेक किया जिसमें अभी सुबह के 8 बज रहे थे। राजवीर वैसे तो सुबह बहुत जल्दी उठ जाता था लेकिन कल रात वो बहुत देर से सोने की वजह से सुबह उठने में लेट हो गया। राजवीर बेड से उठा और साथ में उसने इश्की को भी अपनी गोद में उठा लिया। उसे ऐसा करते देख इश्की हड़बड़ा कर बोली, हे आप मुझे अपने साथ क्यों ले जा रहे हो? मुझे थोड़ी देर और सोना है। राजवीर अपनी एक आईब्रो उठाकर बोला, सीरियसली सुबह के 8 बज रहे हैं, अगर तुम और सोओगी तो कॉलेज के लिए लेट हो जाओगी। और इश्की को ले जाकर बाथटब में डाल दिया। इश्की बोली, अरे मैं लेट नहीं होती, आज क्लास 10 बजे से है, मैं अभी आधा घंटा और सो सकती हूँ। राजवीर ने उसकी एक न सुनी और बाथटब में पानी भरकर खुद भी उसके साथ आ गया। दूसरी तरफ मिशा जल्दी ही कॉलेज के लिए निकल गई। असल में वो कॉलेज जाने की जगह एक कैफे में रेहान से मिलने गई और उसने ये बात कल रात को ही इश्की को बता दी थी। वो अपनी बाइक को रोककर कैफे के अंदर गई और चारों तरफ अपनी नजरें घुमाकर देखने लगी। तभी उसकी नजर सबसे पीछे वाली टेबल पर गई जहां पर रेहान पीठ करके एक कैप पहनकर बैठा हुआ था। मिशा जल्दी से उसके पास जाकर बोली, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गई, क्या मैंने तुम्हें ज्यादा वेट करवाया? मिशा की बात पर रेहान ने पहले तो उसे गौर से देखा। आज मिशा ने ब्लैक कलर शॉर्ट और एक लाइट ग्रे कलर की शर्ट पहनी हुई थी और बाल खुले हुए थे। रेहान उसे देखकर बोला, नहीं, मैं बस पिछले आधे घंटे से यहाँ पर बैठकर कॉफी पर कॉफी पी रहा हूँ। मिशा ने सवाल किया, क्या तुम आधे घंटे पहले क्यों आ गए? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि तुम्हें 8 बजे आना है? रेहान बोला, हाँ बट वो सुबह मेरी एक रॉक प्रैक्टिस थी और जब वो खत्म हुई तो मैंने टाइम देखा, उस वक्त 7 बज रहे थे, तो मैंने सोचा अगर मैं दोबारा सोया तो उठ नहीं पाऊंगा, इसलिए तभी वहां से निकल गया और आधे घंटे पहले पहुंच गया। मिशा रेहान की बातें सुनकर उसे गौर से देखने लगी। वो देख पा रही थी कि उसकी आंखों में अभी भी बहुत नींद थी। वो सुबह सुबह जल्दी उठकर अपने बैंड के साथ प्रैक्टिस करता था और फिर कॉलेज आता था। वो सच में अपने करियर के लिए बहुत मेहनत कर रहा था। मिशा उसकी चिंता करते हुए बोली, तुम कॉलेज से छुट्टी लेकर रेस्ट क्यों नहीं करते? देखो तुम्हारी आंखों में अभी भी कितनी नींद है। रेहान बोला, नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो मैं तुम्हें नहीं देख पाऊंगा। वैसे भी वीक में सैटरडे और संडे का क्या काम है जो मैं एक और दिन की छुट्टी लेकर तुमसे दूर रहूं? मिशा थोड़ी ऊंची आवाज में बोली, भाड़ में जाओ, तुम्हारी भलाई के बारे में तो सोचना ही बेकार है। जरा देखो खुद को, तुम खुद को कितना थकाते हो। रेहान बोला, हो गया तुम्हारा, अब मुझे ये बताओ कि कल कॉल करके तुमने मुझे इतनी सुबह क्यों बुलाया जबकि हम कॉलेज में भी मिल सकते हैं? तो ये तो जाहिर सी बात है कि तुमने मुझे अपने साथ रोमांस करने तो नहीं बुलाया, तो फिर वजह बताओ। मिशा बोली, हाँ वजह है और वो वजह है तंज कपूर। रेहान ने नाम को दोहराया, तंज कपूर? मिशा ने अपनी बात को अच्छे से एक्सप्लेन करके कहा, हाँ तुमने ठीक सुना, मुझे शक है कि ये तंज कपूर में कुछ तो गड़बड़ है और मुझे लगता है कि ये इश्की को पसंद करता है, इसलिए उसका यूं अचानक हमारे कॉलेज को खरीद लेना और फिर इश्की के ऊपर से बैन को हटवाना, और कल तो उसने उसके लिए गिफ्ट भी भेजा था। मुझे इन सब में कुछ तो झोल नजर आ रहा है, इसलिए बस तुम इस तंज के बारे में पता लगवाओ। रेहान ने पूछा, इश्की तंज के बारे में क्या सोचती है? क्या उसे भी यही सब लगता है? मिशा बोली, नहीं, वो पागल हो गई है, उसे ये सब कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। और ऐसा होता भी है, कभी कभी कुछ सिचुएशन दूसरे इंसान को समझ आ जाती है पर एक्चुअली में जो उस सिचुएशन में होता है उसे कुछ समझ नहीं आता है। उसे लगता है सब ठीक है और सामने वाला इंसान ज्यादा सोच रहा है। जैसे मुझे सब समझ में आ रहा है लेकिन इश्की को कुछ नहीं आ रहा है, और अगर यही सिचुएशन मेरे साथ होती तो वो भी मुझे पहले से आगाह करती। रेहान को सारी बातें समझ में आ रही थी और उसे भी मिशा की बात सही लगी।
वो उसके हाथ को पकड़कर बोला, ठीक है, मैं पता करता हूं। तंज का ऑफिस। आज तंज के साथ कुहू भी आई हुई थी और उसके कैबिन में बैठकर एंजॉय कर रही थी। वहीं तंज अपने काम में लगा था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इश्की की वजह से वो कुछ काम नहीं कर पा रहा था। तभी उसके कैबिन का डोर नॉक हुआ और देव अंदर आया। उसे देखकर कुहू बोली, हेलो देव मामू। कुहू की बात पर देव स्माइल करते हुए बोला, हेलो बच्चा, कैसे हो? कुहू बोली, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, पर आप बताइए। देव बोला, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। ओके, अब तुम गेम खेलो। कुहू दोबारा अपने गेम में लग गई। वहीं तंज देव को देखकर बोला, अगर तुम किसी फालतू काम से आए हो तो अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। देव ने जब तंज के मुंह से ये सब सुना तो उसका दिल किया कि वो अभी जाकर तंज को 27 फ्लोर से नीचे धक्का दे दे, लेकिन उसने अपने ख्यालों को सिर्फ ख्याल में ही रहने दिया और तंज के पास आकर बोला, सर ये गिफ्ट बॉक्स आपके लिए आया है। तंज ने उस गिफ्ट बॉक्स को गौर से देखा। वो बिल्कुल वैसा ही बॉक्स था जैसा बॉक्स उसने इश्की के लिए गिफ्ट भेजा था। ये सोचकर कि इश्की ने उसे गिफ्ट भेजा था, तंज की आंखों में चमक आ गई और वो उस पल के बारे में सोचने लगा कि उसके जीजू ने सही ही कहा था, लड़कियां अच्छे गिफ्ट से जल्दी ही इंप्रेस होती हैं। और उसने ये सोचने में लगभग आधा दिन लगा दिया था कि इश्की को क्या गिफ्ट दिया जाए। फिर उसने सोचा कि क्यों ना उसे बॉक्सिंग ग्लव्स ही गिफ्ट किया जाए, क्योंकि जितना उसे जाना था उसे बॉक्सिंग ही सबसे ज्यादा पसंद थी। तंज ने जल्दी से उस बॉक्स को ओपन किया और देखा कि उसमें एक लिमिटेड एडिशन की वॉच थी, जिसकी कुछ ही कॉपीज मार्केट में थी। ये देखकर एक पल के लिए वो सोच में डूब गया कि इश्की ने उसे इतना कॉस्टली गिफ्ट कैसे दिया। फिर उसकी नजर एक कार्ड पर गई, जिसे तंज निकाल कर पढ़ने लगा और जैसे जैसे वो उस कार्ड को पढ़ने लगा उसके चेहरे का रंग ही उड़ता गया। उस कार्ड में लिखे एक एक शब्द को तंज गौर से पढ़ने लगा। उस कार्ड पर लिखा था, हेलो मिस्टर तंज कपूर, आपने कल इश्की को बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट भेजा था, उसके लिए मेरी तरफ से थैंक्स। उसे देख मेरी इश्की बहुत खुश थी और उसकी खुशी का कारण आपका दिया हुआ गिफ्ट था, जिसकी वजह से मुझे उसके हंसते हुए चेहरे को देखने का मौका मिला। तो मैंने सोचा क्यों ना आपका शुक्रिया मैं खुद ही करूं, इसलिए मैंने आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट भेजा है। उम्मीद करता हूं कि आप इसे एक्सेप्ट करेंगे। वैसे ये पढ़ते हुए आप मेरे बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे, तो अभी के लिए आप इतना ही जान लीजिए कि मैं इश्की का बॉयफ्रेंड हूँ। इश्की का बॉयफ्रेंड और मेरी इश्की, इन शब्दों पर तंज की नज़र बार बार जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये लेटर थैंक यू लेटर न होकर एक चेतावनी भरा लेटर हो, जो ये बता रहा था कि इश्की सिर्फ उस आदमी की थी जिसने ये लेटर लिखा था। उसे शक तो पहले से ही था जब उसने इश्की के नेक पर लव बाइट देखे थे, पर कोई भी प्रूफ न मिलने की वजह से उसे लगा कि वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन आज क्या हुआ, किसी ने खुलेआम ही ये बता दिया कि वो इश्की का बॉयफ्रेंड था और गिफ्ट को देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो कोई आम इंसान नहीं था। वो कौन हो सकता था? ऐसे कई सवाल इस वक्त तंज के मन में चल रहे थे। दूसरी तरफ समर राजवीर से बोला, सर हमने वो गिफ्ट मिस्टर कपूर तक पहुंचा दिया है और अब तक तो उन्होंने उसे पढ़ भी लिया होगा। राजवीर बोला, अच्छी बात है। अब उसे कम से कम ये तो समझ में आ जाएगा कि जिस लड़की पर वो ट्राई कर रहा है वो ऑलरेडी किसी और की है। समर राजवीर के पास खड़ा था। उसे कभी भी नहीं लगा था कि वो अपने लव राइवल को हटाने के लिए ऐसा कुछ करेगा। तभी उसे याद आया कि कैसे सुबह सुबह उसने उसे एक वॉच खरीदने को बोलकर उसे तंज कपूर के पास भेजने को कहा था। यहाँ तक कि उस वॉच को कौन से गिफ्ट बॉक्स में पैक करना था वो भी उसने ही बताया था। राजवीर जिसे आज तक गिफ्ट मिले थे, आज पहली बार वो इश्की के अलावा किसी और को गिफ्ट भेजकर बहुत खुश दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे समर को सब कुछ समझ में आ गया कि राजवीर ने उसे ये सब करने को क्यों बोला था। उसे लगा कि ये बहुत अच्छा तरीका था अपने दुश्मन को पछाड़ने का। उसने तो जैसे तंज पर मीठी छुरी से वार किया। यकीनन इसलिए उसे बिजनेस वर्ल्ड का किंग कहा जाता था, क्योंकि उसने अपने दुश्मन को मात देने के लिए ऐसा कुछ किया था जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। राजवीर समर को वापस असली दुनिया में लाते हुए बोला, ठीक है अब कुछ काम कर लेते हैं, मुझे मीटिंग की फाइल ला कर दो। समर बोला, ओके सर। ये बोलकर समर अपने कैबिन में चला गया। राजवीर अपने कैबिन में खुद से बोला, आई होप अब तुम समझ जाओगे कि तुम्हें इश्की से दूर रहना है। अगर अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आया तो इस नासमझी का बोझ तुम उठा नहीं पाओगे।
राजवीर ने फिर इश्की को कॉल किया और थोड़ी देर उससे बातें करने के बाद फोन रख दिया। वहीं दूसरी तरफ इश्की अपनी क्लास में बैठकर राजवीर से बात करने के बाद अपना फोन भी म्यूट मोड पर डालकर लेक्चर लेने लगी। लेक्चर खत्म होने के बाद इश्की अपनी प्रैक्टिस के लिए निकल गई। सिंघानिया हाउस। कोमल अपने रूम में बैठकर पुरानी फोटो को देख रही थी। तभी उसकी नजर एक औरत की तस्वीर पर गई और उस तस्वीर को अपनी उंगली से छूते हुए वो बोली, आज पूरे 21 साल हो गए हैं तुम्हें हमसे दूर गए। कभी कभी तो सोचती हूँ कि अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं अभी भी उसी नर्क में रहती। तुम मुझे एक देवी की तरह बचाने आई और इन सब में तुमने अपनी ही जान गंवा दी। ये बोलते हुए कोमल की आंखों में आंसू आ गए और वो अपने अतीत में चली गई। फ्लैशबैक। किसी ने कोमल से कहा, कोमल क्या बात है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। ऐसे चुप रहने से कुछ नहीं होने वाला है। कोमल ये याद ही कर रही थी कि तभी कुछ गिरने की आवाज से वो अपनी यादों से बाहर आई। उसने देखा कि उसके हाथ से वही एल्बम नीचे गिर गया। उस एल्बम को उठाकर वो फिर से बोली, काश उस दिन मैंने तुम्हें कुछ ना बताया होता तो तुम आज भी अपने परिवार के साथ इस दुनिया में होती। पीछे से रूम में आ रही दादी बोली, पुरानी बातों को याद करने से क्या होगा कोमल। कोमल के मुंह से बस यही शब्द निकला, माँ। दादी अंदर आते हुए बोली, कोमल, भूतकाल को इसलिए भूतकाल बोलते हैं क्योंकि उसे भुला दिया जाता है और तुम अभी भी अतीत के सबसे काले वक्त को याद कर रही हो। यही होना था जो हुआ और होनी को रोका नहीं जा सकता। होनी होकर ही रहती है, भला इसे कौन टाल सकता है। फिर वो कोमल के हाथ से उस एल्बम को लेकर बोली, क्या श्रुति ने यही चाहा था कि तुम यूं ही पूरी उम्र खुद को दोष देते हुए आंसू बहाती रहो? नहीं ना। इस पर कोमल ने ना में सिर हिला दिया। दादी आगे बोली, अब तो सब ठीक भी हो रहा है। राजवीर ने भी अब सबको अपनाना शुरू कर दिया है, इसलिए अब कुछ गलत नहीं होगा। तुम देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या था कोमल का अतीत और कौन थी ये श्रुति और क्या थी उसकी कहानी? राजवीर कोमल और अर्णव से इतनी नफरत क्यों करता था और रेहान इश्की की मदद कैसे करेगा?